हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज लाइट चैप्टर की। तो इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन से, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों को बहुत सारे इसमें डाउट्स हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के उसके फॉर्मूले में, रिलेटिव, एब्सोल्यूट। तो आज इस क्लास को देखने के बाद, इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, मैं पर्सनली गारंटी लेता हूं प्यारे बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए प्यारे बच्चों, रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन वो फिनोमिना है जब लाइट के पाथ में बेंड होती है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। द बेंडिंग इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे इसलिए एक लाइन है, सरफेस है ये, इसके ऊपर एक अलग मीडियम है जिसको मीडियम 1 कह देते हैं, इसके नीचे एक अलग मीडियम है जिसको मीडियम 2 कह देते हैं। ये सरफेस है जो इनको सेपरेट कर रही है। तो अगर कोई लाइट आती है, इफ सम लाइट रे कम्स, ऐसा नहीं, इसे जाना तो ऐसे सीधा चाहिए था, बट ये जाती नहीं है। ये अब मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये लाइट रे क्या होती है? बेंड हो जाती है, इट गेट्स बेंडेड। जाना उधर चाहिए था बट जा इधर रही है, तो इसको कहा जाएगा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। गॉट इट? कोई दिक्कत नहीं। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है। तो एक चीज देखिएगा यहां पर ध्यान से कि यहां पर ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि सारे एंगल कहां से मेजर किए जाते हैं? फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से मेजर किए जाते हैं। क्लियर रहेगा बात? वेरी गुड। तो इतना ध्यान रखने का है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब भाई ये बेंडिंग किधर होगी? यहां पे तो हमें दिख रहा है कि जो रे है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ी है। क्या भैया कभी ऐसा हो सकता है कि रे नॉर्मल से दूर हो जाए? तो बेटा बिल्कुल हो सकता है ऐसा। देखो प्यारे बच्चों, अगर एक और मीडियम की बात करते हैं, यहाँ पे कोई मीडियम 1, यहाँ पे मीडियम 2। अब हम बात करेंगे भी ऐसा क्यों होता है, बट पहले आप जान लो, ठीक है, पहचान लो। तो यहाँ पे हमारी ये हो गई नॉर्मल, ये आई इंसिडेंट रे, और यहाँ से ये ऐसे मुड़ गई। इसे जाना तो ऐसे चाहिए था, ऐसे सीधा, बट ये मुड़ गई उधर। तो यहाँ पे ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये सारे एंगल कहां से मेजर किए जाएंगे? बताओ, एक सेकेंड, इंक ज्यादा हो गई है इसके अंदर। तो क्या समझे? एक जगह यहां पर ये हो रही है कि लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल हो रही है, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। यहां पे क्या हो रहा है? बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस केस में क्या है? एंगल आई ग्रेटर देन है एंगल आर से, क्योंकि आई ज्यादा है, आर कम है, क्योंकि नॉर्मल की तरफ मुड़ा हुआ है। जबकि इस केस में आपको साफ साफ दिख रहा है कि एंगल आर ज्यादा है एंगल आई से। तो इस केस में एंगल आई लेस देन है एंगल आर से। तो ये दोनों कब होगा? देखो प्यारे बच्चों, अगर कोई लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है, किधर से? रेयर से डेंसर मीडियम में, तो वो बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर मीडियम 1 रेयर हो और मीडियम 2 डेंसर हो, इसलिए मैं आपको स्टेप वाइज समझा रहा हूं समझने का, ठीक है। जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। अब पूछे भैया रेयर डेंसर क्या है? देखो प्यारे बच्चों, वो मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड कम हो उसे कहा जाता है डेंसर मीडियम, और जिस मीडियम में लाइट की रफ्तार ज्यादा हो वो कहलाता है रेयर मीडियम। जैसे इमेजिन करो एक रास्ता है, एक में बहुत ट्रैफिक है, एक में कम ट्रैफिक है। तो जहां ज्यादा ट्रैफिक होगा वहां पे स्पीड क्या हो जाएगी आपके गाड़ी की? स्लो हो जाएगी, और जहां रास्ता खाली है वहां फास्ट होगी। इन द सेम वे रेयर मीडियम में लाइट फास्ट ट्रैवल करती है, डेंसर मीडियम में लाइट स्लोली ट्रैवल करती है। तो जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल। जबकि वहीं पर अगर यहाँ पे मीडियम 1 ये डेंसर है और जो मीडियम 2 है वो रेयरर है, तो इस केस में क्या होगा हमारे प्यारे बच्चों? जो लाइट रे है वो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, क्योंकि पहले स्लो थी और बाद में तेज हो गई। क्लियर है बात?
बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर है। तो इसकी स्टेटमेंट डेफिनेशन क्लियर है ना। व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट गेट्स बेंडेड, क्लियर है बात, एंड टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बॉडी, मीडियम की रेयर है या डेंसर है, क्लियर है बात। अब भाई क्या हमेशा ही होगा कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट तो क्या हमेशा बेंडिंग होगी? जरूरी नहीं है। तो समझते हैं क्या है। देखो इसको हम क्लीन कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लो कॉपी में, जिनको डाउट है पूछ लो कमेंट सेक्शन में और पढ़ते रहो बस। इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, टेढ़ा लग रहा है। क्लियर है बात। चलो तो देखिए प्यारे बच्चों, अब बात आती है नेक्स्ट जो हम बताने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे कंडीशन ये जरूरी है कि जो लाइट है वो ऑब्लिक होनी चाहिए, मतलब टेढ़ी आनी चाहिए। मान लो ये एक मीडियम है, यहाँ पे मीडियम 1, यहाँ पे मीडियम 2। अगर कोई लाइट रे परपेंडिकुलरली गिरती है, समझ रहे हैं, मतलब नॉर्मल के अलोंग, अगर एंगल आई 0 है तो नो रिफ्रैक्शन, नो रिफ्रैक्शन। अगर कोई लाइट रे सरफेस पे परपेंडिकुलरली ड्रॉप होती है, आती है, तो वहां रिफ्रैक्शन नहीं होता है, भले ही मीडियम दूसरे हो, क्लियर है बात। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो नो रिफ्रैक्शन। अब दूसरा क्या है, देखो मान लो हमारे पास एक मीडियम है और एक दूसरा मीडियम है, बट दोनों में ही लाइट की रफ्तार सेम है। मान लेते हैं दो डिफरेंट मीडियम है बट इन दोनों में ही लाइट की रफ्तार सेम है। इन शॉर्ट अगर इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, जो मैं अब बताने वाला हूं आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मान लो इसको हम μ1 से डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, और μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो अगर μ1 μ2 के बराबर है, मतलब जिस मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो वहां पे लाइट की बेंडिंग नहीं होगी, चाहे वो टेढ़ा ही क्यों ना आ रही हो। समझे? इस केस में एंगल आई और एंगल आर बराबर हो जाएंगे, मतलब बेंड नहीं होंगे। तो दो केस है जहां पे लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होती है, बेंड नहीं होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे में जाती है। पहला जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो, यानी कि सरफेस पे परपेंडिकुलरली आए, और दूसरा अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। तो इतना तो एकदम बढ़िया क्लियर हो गया ना, झक्कास। तो वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं थोड़ा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। क्या है भैया, लेट्स सी। इतना तो समझ आ गया कि लाइट रे बेंड होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, रेयर डेंसर मीडियम भी समझ आ गया, बट अब ये है क्या, थोड़ा समझें और गहराई से। देखो प्यारे बच्चों, तो जो लॉज है आपके, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बड़े इजी से हैं। पहला लॉ तो वही है कि आपका इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, यहां पे रिफ्रैक्टेड रे है, याद रखना, रिफ्लेक्टेड रे मत लिख देना, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in the same plane, lie in the same plane। दूसरी चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको स्पेशली कहा जाता है स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ मेरे प्यारे बच्चों? स्नेल्स लॉ। वो कहता है कि अगर हमारे पास हम एक दो मीडियम ले लें, एक मीडियम 1 और एक मीडियम 2, तो इसमें अगर मान लेते हैं यहाँ पे एंगल I1 है और यहाँ पे लाइट रे रिफ्रैक्ट हो गई, ये R1 एंगल आया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, गॉट इट, बेंड हो चुकी है। तो इनका जो रेशियो होगा, साइन का रेशियो, साइन I1 अपॉन साइन R1, ये होगा कांस्टेंट, ये होगा कांस्टेंट। मतलब क्या है, अगर मैं किसी और एंगल पे भी फेंकूं इनको, मतलब लाइट रे अगर किसी दूसरे एंगल पे भी आ रही हो, मान लेते हैं कि ये इतना, मान लेते हैं ये एंगल I2 और फिर ये एंगल R2, तो मतलब इन शॉर्ट इनका रिफ्रैक्शन इस तरीके से होगा कि जो इनका रेशियो होगा वो सेम आएगा। साइन I1 अपॉन साइन R1, साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2। इन शॉर्ट मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ऐसे चेंज होगा कि उनका जो साइन का रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा, मतलब एक बढ़ेगा तो एक
ऐसे चेंज होगा कि उनका रेशियो सेम रहे। लाइक 2/4 है, कितना आया 1/2। तो अगर मैं 4/8 कर दूं, मतलब मैंने नीचे को भी बदल दिया ऊपर को भी बदल दिया, फिर भी तो रेशियो 1/2 आ रहा है ना, तो दिस इज इट। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम। ये नहीं कि मीडियम 1 के साथ कोई तीसरा मीडियम, अगर मतलब 2 मीडियम फिक्स कर रखे हैं हमने उनके लिए, तो क्लियर है बात, ओके कोई दिक्कत नहीं है ना। और जो कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका नाम लिया था ना हमने अभी, अब वही देख रहे हैं। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जो साइन ए अपॉन साइन आर का जो रेशियो है, इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे, व्हाट इज दिस, और इससे पता क्या चलता है, बताता क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लेट्स सी। तो ये दोनों लॉस जल्दी से लिख लीजिए ताकि आपको क्लियर रहे चीजें, मजे में पढ़ो, टेंशन फ्री होके पढ़ो, बस दिल लगा के पढ़ो, बाकी सब अपने आप हो जाता है। पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो नंबर अपने आप आएंगे, बट पढ़ाई में इंटरेस्ट तो डेवलप करना पड़ेगा ना। कईयों में नेचुरली होता है और जिनमें नेचुरली नहीं है तो कर लो बेटा, अभी आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ओके चलो, तो ये हो गया। लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थोड़ा डिटेल में बात की जाए इसकी, क्या है भैया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जरा बताइए, हमें तो आज तक समझ आया नहीं है, आज आ जाएगा, क्या चिंता है भैया, यहाँ पर है आपके लिए। बात होने जा रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव, देखो भैया ने रेड मार्कर निकाला इसके लिए स्पेशल, आज ऐसा समझोगे जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो देखिए प्यारे बच्चों, एक फॉर्मूला तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी आपने देखा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आते नहीं है ज़्यादा, लेकिन अब हम इसे देखते हैं अब एक्चुअल में क्या है। देखो प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि लाइट एयर से किसी मीडियम में जा रही है, गॉट इट। यहाँ पे मान लेते हैं मीडियम 1 है एयर, और जो मीडियम 2 है एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं वाटर है, कोई भी मीडियम हो सकता है, हमने ले लिया वाटर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब देखिए ये है हमारा नॉर्मल। अब लाइट रे यहाँ से आएगा, ये है एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है बेंड हो गया टुवर्ड्स नॉर्मल, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपको दिख रहा है क्या हुआ है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ है, मतलब ये वाला एंगल कम है, नॉर्मल की तरफ मुड़ी है लाइट रे। एरोज बनाएंगे, बिना एरोज के नंबर नहीं मिलेंगे, गॉट इट। अब ये जो लाइट रे दिख रही है, इससे हमें ये समझ आ रहा है कि जो लाइट की रफ्तार है वो घट रही है। अभी बताया था कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो एयर है वो रेयर मीडियम है और जो वाटर है वो डेंसर मीडियम है। तो लाइट की रफ्तार क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दूसरी तरीके से ऐसे डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज द ratio of speed of light, ratio of speed of light in air, yeah you can say vacuum, in air vacuum to the speed of light, to the speed of light in the medium, in the medium। मतलब इन शॉर्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो देखो प्यारे बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट किया जाता है। तो मान लेते हैं कि अभी हम जैसे लिख रहे हैं कि हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए,
क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, तो कैसे लिखेंगे देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, तो इसको सी से डिनोट कर देते हैं क्योंकि लाइट की स्पीड फिक्स रहती है मीडियम में, तो हम सी से डिनोट कर रहे हैं, और मीडियम में कुछ मान लेते हैं वी है। तो देखो ये जो फॉर्मूला बना ये किसका बना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन व्हाट, एयर, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्लियर है बात? तो इसको जनरल टर्म्स में बात करते हैं, इसको तो अभी हमने आपको एयर और वाटर के लिए बताया है, बट ये जनरली हम किसी भी दो मीडियम के लिए लिख सकते हैं। तो देखिए डेफिनेशन लिख ली होगी आपने, अगर नहीं लिखी तो पॉज करके रिवाइंड करके जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो अगर मैं एयर वाटर हटा दूं, सिर्फ 1 और 2 लिख दूं, ठीक है, समझने का मतलब कोई भी मीडियम हो सकता है ना, तो मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि कभी कंफ्यूज नहीं होगे। एक मीडियम 1 है, एक मीडियम 2 है। तो देखो अगर हम बात करते हैं, म्यू जो सिंबल है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये ग्रीक सिंबल होता है, इसे बोलते हैं म्यू, म्याऊ, बिल्ली जैसा, ठीक है, म्यू। तो म्यू, तो अभी हम 1 से 2 में जा रहे हैं तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में ऐसा लिखा होता है 1 म्यू 2, इसका मतलब होता है, लिख लो, इसका मतलब होता है, पहली बात तो इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। पहले इतना क्लियर होना चाहिए। अब कई बुक्स में ये ऐसे लिखा होता है, ठीक है, एक ही बात है, 2 का 1 के रिस्पेक्ट में। क्लियर है बात? तो मान लेते हैं इस वाले मीडियम में जो रफ्तार है वो v1 है और मीडियम 2 में रफ्तार है v2। तो यहाँ से जो हमारा 1 म्यू 2 है प्यारे बच्चों, ये किसके बराबर हो जाएगा, जैसे अभी दिखा था ना, जब लाइट रे एयर से मीडियम में जा रही थी तो c अपॉन v, c थी एयर में स्पीड, v थी मीडियम में स्पीड। यहाँ पे मीडियम 1 में एयर की जगह कोई दूसरा मीडियम है, वहाँ पे रफ्तार है v1 और मीडियम 2 में है रफ्तार v2। तो यहाँ पे जो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, देखो v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है वो वेलोसिटी के रेसिप्रोकल है, क्योंकि 1 म्यू 2 क्या है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 के रिस्पेक्ट में, तो वो अपॉन में है, क्या अपॉन में, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 वेलोसिटी का रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन v2 में। शॉर्ट में बोले तो जो म्यू 2 है 1 अपॉन v2 है। शॉर्ट में बोले तो दूसरे मीडियम में जो रफ्तार जितनी ज़्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होगा, और रफ्तार जितनी कम होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा होगा। तो इन शॉर्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये बताता है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कितनी स्लो हो जाती है, समझे, कितनी स्लो होती है। क्योंकि देखो अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानो 1.5 है और किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो हमें यह समझ आना चाहिए कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इसका मतलब है कि वो ज़्यादा डेंसर है और उसमें लाइट की रफ्तार ज़्यादा कम होगी, मतलब ज़्यादा स्लो होगी, समझ गए। अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में से लाइट की स्पीड स्लोअर किस में होगी, तो आप लिखोगे इस वाले मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा स्लो होगी क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो इन शॉर्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ गए क्या है, ये आपको ये बताता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो कितने स्लो होगी, कितने अमाउंट से, गॉट इट, क्योंकि डेफिनेशन भी यही है। तो देखो एयर में तो लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है, उससे ज़्यादा तो किसी हो नहीं सकती। तो अगर हम एयर के रिस्पेक्ट में किसी भी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो वो हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हमेशा एयर से कम ही होगी। तो जब डिनोमिनेटर छोटा होगा न्यूमरेटर बड़ा होगा तो आंसर हमेशा ज़्यादा आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जो इतना समझ आया, इतना लिख लो, इतना लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, गॉट इट, ये समझ आना चाहिए, बहुत जरूरी चीज़ है। और इस चीज़ को हम 2 चीज़ों में और बताने वाला हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी 2 कैटेगरी आती है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो मैंने आपको जो पहले चीज़ बताई ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट। मतलब जब हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकालें, किसके रिस्पेक्ट में, एयर, तो वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है एब्सोल्यूट। क्या, एब्सोल्यूट।
बट जब हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो वो कहलाता है रिलेटिव। क्या? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिफरेंस क्या है? जब हम किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले और उसमें से एक मीडियम एयर ना हो, लाइक इमेजिन करो यहां पे ग्लास है, ठीक है, चलो मैंने रे ऐसे बनाई है तो यहाँ बना देता हूं। यहाँ पे आपका वाटर है और यहाँ पे आपका ये ग्लास है, क्योंकि ग्लास ज़्यादा डेंसर होता है वाटर से, तभी ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। तो अगर मैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में निकालूं तो वो कहलाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि इस बार मैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में नहीं निकाल रहा हूं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इन वाटर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। क्लियर है बात? ये समझो इस चीज का मतलब। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहाँ पे क्या है? वाटर की वेलोसिटी ऊपर आ रही है क्योंकि वाटर से ग्लास में जा रहे हैं, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ एयर इन ग्लास। क्लियर है बात? वेरी वेरी गुड, समझ रहे हो ना। और इसको दूसरी तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है, देखो, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में होता है, तो यहाँ पे हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है एयर, क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा है तो समझ जाना एब्सोल्यूट है। तो अगर म्यू डब्ल्यू लिखा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये c अपॉन वी है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अगर वाटर की बात हो रही है तो यहाँ पे वेलोसिटी इन वाटर, वेलोसिटी इन वाटर। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिखना चाहें तो क्या लिख सकता हूं? देखो, तो यहां से वेलोसिटी इन वाटर किसके इक्वल हो जाएगा? c अपॉन म्यू डब्ल्यू। मतलब कि पानी के अंदर क्या वेलोसिटी होगी? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्लियर है बात? इस पर भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, बट उससे पहले मैं एक चीज बता रहा हूं। देखो, तो यहां पे VW दिख रहा है आपको, वेलोसिटी इन वाटर। तो देखो ये किसके बराबर है? c अपॉन म्यू डब्ल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। उसी तरह अगर मैं ग्लास का निकालूं तो मैं एक चीज लिख सकता हूं, क्या प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो ये क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, तो यहां से Vg किसके इक्वल हो जाएगा? c अपॉन म्यू जी के। देखो देखो देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, c अपॉन म्यू जी। जैसे यहाँ पे c अपॉन म्यू वाटर आया था, यहाँ पे c अपॉन म्यू ग्लास। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं c अपॉन म्यू ग्लास, तो देखो ये वाली चीज इससे कट जाएगी और म्यू जी ऊपर जाएगा, क्या मिलेगा हमें? म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। तो हमें क्या समझ आ रहा है? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो किसके बराबर है? देखिए ध्यान से दिख रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। समझे? अगर आपको दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, क्लियर है बात? तो और हमसे पूछा है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में निकालो, तो हम ग्लास का ऊपर लिखेंगे और वाटर का नीचे लिखेंगे। क्लियर है बात? समझे? उसी तरह कोई बोल सकता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा और ग्लास का नीचे, ग्लास का नीचे। क्लियर है बात? तो मेन चीज जो समझाने वाला है वो है वेलोसिटी और इसके बीच का डिफरेंस। आया कैसे, मैंने डराइव करके दिखाया। कई टीचर्स नहीं करवाते हैं, सोचते हैं बच्चों को समझ नहीं आएगा, बट आई विश एंड आई नो कि मेरे बच्चे स्मार्ट है, आप लोग स्मार्ट है और आप इसको समझेंगे। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस स्टेप वाइज सोचना है। ओके, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो डोंट वरी, दोबारा से देख लो, बहुत अच्छे से समझ आएगा। और अगर फिर भी अरे मुझे नहीं जानना, मुझे तो बस भैया पास होना है, पहली बात तो ऐसा सोचना नहीं है। लेकिन कोई सोच रहा है तो भाई उसके लिए भी फंडा है, बस याद कर लो फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर में ऊपर आएगा और ग्लास नीचे आएगा। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, थोड़ा सा मिक्स हो गया था, चेक कर लेना। गॉट इट? तो इसको मैं साफ सुथरा कर देता हूँ।
ताकि आप लोगों को और चीज़ें क्लियरली विजिबल हो। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव में डिफरेंस समझ गए ना। एब्सोल्यूट होता है जब किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की कंपैरिजन में निकालें, रिलेटिव होता है जब एक का किसी दूसरे के कंपैरिजन में निकाला जाता है। गॉट इट? लाइक ऐसे इमेजिन करके देखो, किसी बच्चे के 80 मार्क्स आ रखे हैं, तो अगर एब्सोल्यूट 100 है तो हम बोलेंगे अरे 20 नंबर कम है, अच्छा ठीक है एब्सोल्यूट, क्योंकि स्टैंडर्ड से कंपैरिजन हो रही है। बट मान लो क्लास का जो टॉपर है वो लेके आया 95, क्या 95, अब आप बोल रहे हो 80 मार्क्स आए हैं लेकिन टॉपर के 95 आए, यानी मेरे क्लास में 15 ही नंबर कम है। क्योंकि इस बार अपने मार्क्स को आप एब्सोल्यूट 100 से कंपेयर नहीं कर रहे हो, आप किसी दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, समझे? जब आप अपने मार्क्स को किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हो तो होता है रिलेटिव मार्क, ऐसा समझो, उसके मेरे से 10 नंबर ज़्यादा है, उसके मेरे से 10 नंबर कम है। पर जब आप 100 से ओवरऑल से कैलकुलेट करते हो तो वो होता है एब्सोल्यूट, क्या? एब्सोल्यूट। तो यही कहानी यहाँ पर है। आई होप अब तो समझ गए होंगे। तो इन शॉर्ट में जो फाइनल कंक्लूजन इन सारी चीज़ों का वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जो आपने यहाँ पे देखा। क्योंकि इन द एंड चीज़ें एकदम साफ सुथरी और क्लियर दिखनी चाहिए, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? और आप लोगों को बड़े साफ सुथरे तरीके से चीज़ें समझ आ रही हैं, डोंट वरी अबाउट इट। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो आप लिखेंगे μ1 अपॉन μ2। क्लियर है बात? अगर इसी, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में, अगर कोई वेलोसिटी दी हो तब पूछा हो, तब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा v2 अपॉन v1, क्योंकि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी वेलोसिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है बात है ना? क्योंकि यहाँ पे μ1 किसके बराबर है? c अपॉन v1 के, μ2 किसके बराबर है? c अपॉन v2 के। तो यहाँ पे μ1 की जगह c अपॉन v1 और c अपॉन v2 डालेंगे तो v2 ऊपर चल जाएगा, v1 नीचे आ जाएगा। तो ये याद रखना है, ओवरऑल बात खत्म। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अगर वहीं पर कहीं पे ये लिखा है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यहाँ पे क्या है इसका मीनिंग? दिस मीन्स μ2 अपॉन μ1। तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो सिंपली आप डाल दीजिए, रिलेटिव मिल जाएगा। क्लियर है? और दूसरी भाषा में हम लिखें तो यहाँ पे वेलोसिटी उल्टी हो जाएगी, जहाँ पे μ1 नीचे तो v1 ऊपर, v2 नीचे। क्लियर है बात? सेम कहानी। तो ये था मीडियम 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, ये था 2 का 1 के रिस्पेक्ट में। ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन ये है, ये समझ आ जाना चाहिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। गॉट इट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इतना समझ गए तो सब समझ गए, ठीक है? चलो ठीक है। अब देखो ऑप्टिकल डेंसिटी एक बार बता देता हूँ। ऑप्टिकल डेंसिटी, देखिए प्यारे बच्चों, जैसे मास डेंसिटी होती है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, वैसे ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, लेकिन ये मास डेंसिटी से डिफरेंट होती है, ऐसा नहीं है कि सेम है। ऑप्टिकल डेंसिटी ये बताती है कि कौन सा मीडियम कितना ज़्यादा लाइट को स्लो करता है। जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे लाइट की स्पीड कम होगी, और जहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी वहाँ पे लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। समझ गए? यानी कि जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है वो डेंसर होगा, जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है वो रेयरर होगा। क्लियर है बात? सो दिस इज इट। और ये जरूरी नहीं है कि जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसका मास डेंसिटी ज़्यादा हो उसी का ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। इसका एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है, वो मैं बता देता हूँ। देखो जैसे टर्पेंटाइन ऑयल होता है, इसकी मास डेंसिटी कम होती है वाटर से, बट ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर से। तो ये मत सोचना है उसका मास ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसर होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्लियर है बात? लेकिन बात फंडामेंटल क्लियर है, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा वहाँ लाइट की रफ्तार कम, और जहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी कम वहाँ लाइट की रफ्तार ज़्यादा। सो दिस इज इट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यही है। ओके, फिर इससे जुड़े हुए हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, धमाल करेंगे हम लोग।